हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था हमारे ईवीएस का चैप्टर 2 जो हमने स्टार्ट कर लिया है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने जो कंप्लीट किया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और मैन मेड। नेचुरल जो नेचर से अवेलेबल है और मैन मेड जो हमने नेचर के रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया है, प्रोसेस के थ्रू बनाया है, स्किल्स टेक्नोलॉजी अप्लाई करके, तो वो हो जाते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं जो रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज यानी कि यूज़ में ला सकते हैं। ओके, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। तो जो भी ये फैक्टर्स दिए हुए हैं बच्चों, ये जो फैक्टर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि कल्चरल डेवलपमेंट कितना हो रहा है एक सोसाइटी में, उसके बेसिस पर सारे फैक्टर्स जो है वो आधारित है। रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन and utilization depends upon the learned behavior of the humankind। तो रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, रिसोर्सेज को पहचानना और उनका यूज करना किसके ऊपर डिपेंड करता है? लर्नड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी इंसान के उस बिहेवियर पे जहाँ पर वो अपनी सूझबूझ, अपनी समझ के साथ इन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है और उनको यूटिलाइज करता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रिसोर्सेज यूज आर एज फॉलोज। तो इन्फ्लुएंस जो करते हैं फैक्टर्स जिनका यूज किया जा सकता है वो हम देखेंगे। सबसे पहला रिसोर्स का फैक्टर है हमारा कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशियो। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, यानी रिसोर्सेज का जो हम यूज कर रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटिंग द रिसोर्सेज शुड नॉट एक्सीड, यानी कि उसको एक्सप्लॉइट करने का जो कॉस्ट है, यानी कि डेवलपमेंट के लिए जो हम रॉ मटेरियल्स के अंदर चेंजेस ला रहे हैं ताकि उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर सके, तो जो हम उसका यूज़ कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स का, उसको यूज़ करने के लिए उसकी जो वैल्यू है ना वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। यानी कि जैसे हम कहते हैं, एक फेमस मुहावरा है जो हम बोलते हैं, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला हो गया, राइट। इसका मतलब होता है जितना ज़्यादा हमने इन्वेस्ट नहीं किया उससे ज़्यादा तो हमको उसके ऊपर खर्चा जो है वो आ गया या नुकसान हो गया है। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर जो तुम्हारे एक्सप्लॉयटेशन होगा रिसोर्सेज का वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो एक्सप्लॉयट करने की कॉस्ट की जो वैल्यू है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से कभी भी ज़्यादा एक्सीड जो है वो नहीं करनी चाहिए, यानी कि खर्चा जो है उसके ऊपर और ज़्यादा नहीं आना चाहिए। Minerals that occur at great depths may not be exploited due to high cost of exploitation। अब वो मिनरल्स बच्चों, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा था तो उसके अंदर अलग अलग देखो स्पीयर्स थे, राइट, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। तो ये सारे जो हमने अलग अलग स्पीयर्स पढ़े थे, उसके स्टेजेस पढ़े थे हमने, उसके अंदर हमने देखा था कि कितने इन डेप्थ तक मिनरल्स होते हैं, राइट। तो अर्थ के अंदर जो मिनरल्स होते हैं जो बहुत गहराई में होते हैं, इनको अगर हमको एक्सप्लॉइट करना है, इनको अगर हमको क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना है, तो उसका जो खर्चा आएगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। तो क्योंकि वो खर्चा बहुत ज़्यादा हाई होगा इसीलिए उन मिनरल्स को हम क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल फील्ड्स ऑफ साइबेरियन रीजन इन रशिया। अब साइबेरियन रीजन जो है रशिया में, वहाँ के जो ऑयल फील्ड्स हैं आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। वहाँ के जो ऑयल फील्ड है उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का जो खर्चा आएगा वो क्या होगा, कॉस्ट इज़ वेरी हाई, यानी कि जो खर्चा आने वाला है उनके लिए वो बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। एज इट इज़ अ स्नो कैप्ड एरिया, यानी कि वो जो एरिया है बच्चों, जैसे हमारे यहाँ का एरिया जो होता है हमारी कंट्री में अगर हम देखें तो कम्प्लीटली अलग है। रशियन कंट्री के अंदर अगर हम साइबेरियन रीजन जो है वो देखें वो कम्प्लीटली अलग है, क्योंकि पूरा वो बर्फ़ से घिरा हुआ होता है। तो उनको एक्सप्लॉइट करना उन मिनरल्स को बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ लैंड है, प्रॉपर मिट्टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ऐसे एरिया जो बर्फीला एरिया है जहाँ पर स्नो रहता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर हम मिनरल्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं विथ थिक फॉरेस्ट। और उसी के साथ साथ वहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो भी क्या है, थिक है। तो ये होता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, यानी जितना आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो उससे ज़्यादा खर्चा आपको उसके ऊपर नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे चीपर सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स बच्चे हमको पता है सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं, जैसे कि टी अगर नहीं अवेलेबल है तो कॉफ़ी, दैट इज़ अ सब्सटीट्यूट, राइट। तो इसी तरीके से चीपर सब्सटीट्यूट्स क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर सब्सटीट्यूट्स पुट अ लिमिट ऑन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो क्योंकि रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी चीपर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है,
तो एक लिमिट आ जाती है हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रैप आयरन इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ स्टील फर्नीचर। अब जो आयरन स्क्रैप में यानी भंगार में चला जाता है, कहीं ना कहीं उसका जो यूटिलाइज किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड इन मेकिंग स्टील फर्नीचर। सो द इंडस्ट्री डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टील शीट्स। सो जो इंडस्ट्री है वो स्टील शीट वाली इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होती है। ऑल्सो यूज ऑफ नेचुरल रबर इज रिस्ट्रिक्टेड एज सिंथेटिक रबर इज चीपर एंड मोर ड्यूरेबल। यानी कि जो रबर होता है बच्चों, नेचुरल रबर जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सिंथेटिक रबर से भी हमारा काम जो है वो चल रहा है। अब कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके बदले अगर कोई चीपर सब्सटीट्यूट हमको मिलता है, कोई दूसरा ऑप्शन हमको मिल जाता है, हम उस ऑप्शन को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इज इन्फ्लुएंसिंग योर रिसोर्सेज। नेक्स्ट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल यानी कि पैसों का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें माइनिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, रिसोर्स प्रोसेसिंग रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, यानी ये सारे कामों के लिए बच्चों हमको कैपिटल जो चाहिए वो ह्यूज अमाउंट में चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल। अब ये जो लैक ऑफ कैपिटल का प्रॉब्लम है बच्चों, ये कौन से कंट्रीज में है? एक तो डेवलपिंग कंट्रीज होता है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होता है। तो क्योंकि कैपिटल की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, रिसोर्सेज जो है अवेलेबल उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। For example, in Africa, there is huge potential of generation of hydroelectricity, but due to lack of capital, it is not exploited. अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है बच्चों जहाँ पर तुमको पोटेंशियल है जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का आप जनरेट कर सकते हो। अफ्रीका में उस तरीके के रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कंट्री के पास कैपिटल इतना नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो वो सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ पर जनरेशन नहीं हो सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट इट सेज दैट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट एंड इट्स साइज। अब मार्केट और उसके साइज के ऊपर भी बच्चों कई सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है। रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर कंजम्पशन। अब रिसोर्सेज किस लिए बनाए जाते हैं बच्चों? कंजम्पशन के लिए। अब जैसे कि रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके इस एक प्रोडक्ट को बनाया गया है, राइट। रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके इस एक प्रोडक्ट को बनाया गया है, तो हम इसको क्यों बनाते हैं? ताकि हम इसका यूज़ कर सकें, राइट। जैसे कि ये पेन है तो इसका मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, माउस है तो जब मुझे पीसी यूज़ करना है तो मैं उसका यूज़ करूँगी। तो रिसोर्सेज को बनाया इसलिए जाता है ताकि उनको कंज्यूम किया जाए। कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब ये कंजम्पशन जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? पॉपुलेशन की डेंसिटी के ऊपर एंड परचेसिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल। अब कोई भी प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट में जाकर, इसलिए हम महंगे से महंगे प्रोडक्ट को बनाकर एक ऐसी कंट्री में बेचेंगे जहाँ पर ना तो लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा है और ना ही वहाँ के लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। अगर ये दोनों ही चीज़ नहीं है तो हम वहाँ पर प्रोडक्ट बनाकर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं जो हम वहाँ पर बेच रहे हैं, राइट। क्योंकि वहाँ पर कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। अगर आप लाख रुपये का एक फ़ोन बेचोगे लेकिन वहाँ पर लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी ही नहीं होगी उतनी कि आपके प्रोडक्ट को खरीद ले, तो डेफिनेटली क्या होगा, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे हम अगर ऐसी जगह पर जाकर अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल इन ऑस्ट्रेलिया रिसोर्सेज आर नॉट एक्सप्लॉयटेड ऑन अ लार्ज स्केल ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है रिसोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है वो क्या है, कम है। अगर हम बात करेंगे एशियन मार्केट की, तो मार्केट साइज जो है एशिया का वो क्या है, छोटा है इन स्पाइट ऑफ हाई डेंसिटी। हालांकि पॉपुलेशन की डेंसिटी तो ज़्यादा है लेकिन लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बच्चों वो क्या है, वो कम है। तो ये आता है हमारा परचेसिंग कैपेसिटी। परचेसिंग कैपेसिटी कम है तो डेफिनेटली वो मार्केट का साइज़ भले ही बड़ा क्यों ना हो, अगर परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है तो डेफिनेटली वो रिसोर्स यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। ओके, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्स नॉलेज एंड स्किल लेबर। अब ये जो रिसोर्स के डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नॉलेज और स्किल लेबर, ये दोनों ही होना ज़रूरी है। 10 इफ एरिया आर अंडर पॉपुलेटेड as they are in Australia, resources will remain under exploited। तो ऐसे अगर एरिया की बात करें हम, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो क्योंकि यहाँ पर
पॉपुलेशन कम है तो रिसोर्सेस को कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, तो वो हमेशा अंडर एक्सप्लॉइटेड ही रहेंगे क्योंकि पॉपुलेशन की डेंसिटी ही वहाँ पर कम है। ऑन द अदर हैंड, इफ द रिक्वायर्ड स्किल फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल विद द पीपल, द रिसोर्स विल रिमेन अ पोटेंशियल रिसोर्स अनलेस इट इज सो वैल्यूएबल दैट द लेबर मे बी इन्वाइटेड टू एक्सप्लॉइट इट। पहला ऑप्शन हमको क्या बोल रहा है ये कि अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री जहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो अल्टीमेटली वहाँ पर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं होगा और ज़रूरत भी नहीं है। सेकेंड चीज़ बोल रहा है, अगर स्किल जिस स्किल की ज़रूरत है, जिस स्किल की ज़रूरत है, अगर वो स्किल ही अवेलेबल नहीं है बच्चों लोगों के पास, तो वो जो रिसोर्स होता है वो पोटेंशियल रिसोर्स होता है। जब तक उसको वैल्यूएबल नहीं बनाया जाए, कब तक नहीं बनाया जा सकता? जब तक लेबर उसको काम करने आएगा, उसको एक्सप्लॉइट करेगा। यानी किसी भी चीज़ का, जिस इंसान को किसी काम को लेकर, जैसे एक्सप्लॉइटेशन का अगर सही नॉलेज रहा किसी इंसान को, किसी लेबर को, तभी पॉसिबिलिटी है कि आप उस रिसोर्सेज को सही से एक्सप्लॉइट कर पाओगे, उसका यूज़ कर पाओगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपके पास पॉपुलेशन तो नहीं है लेकिन उसके साथ साथ नॉलेज भी नहीं है और स्किल्ड लेबर भी नहीं है, तब तक आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे। सो अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। Certain customs in some religions prevent the use of certain resources. For example, beef and pork are not consumed by Hindus. अब कुछ customs होते हैं, कुछ religion practices जो follow होती है उसके अंदर क्या होता है, दे प्रिवेंट द यूज ऑफ सर्टन रिसोर्सेज। यानी ये लोग क्या करते हैं, कुछ रिसोर्सेज के लिए कंप्लीट मना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कस्टम, हमारा ट्रेडिशन, हमारा रिलीजन हमको अलाउ नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, बीफ एंड पॉर्क आर नॉट कंज्यूम्ड बाय हिंदूज। तो ये दो चीज़ें ऐसी है जो कि हिंदूज कंज्यूम नहीं करते हैं। दस, एरियाज डोमिनेटेड बाय सच पीपल लाइक इंडिया कैन नॉट डेवलप देयर एनिमल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दीज प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि वो लोग इन चीज़ों को कंज्यूम नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं, तो इन चीज़ों की बनी हुई कोई चीज़ भी उनको जो है वो उस एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए इनसे एनिमल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस की जाने वाले प्रोडक्ट्स भी ये जो है वो नहीं मानेंगे। ऑल्सो वाइन इंडस्ट्री विल नॉट डेवलप इन इस्लामिक कंट्रीज ड्यू टू रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन। सिमिलरली जैसे हिंदूज जो है कंज्यूम नहीं करते हैं बीफ एंड पॉर्क को, उसी तरीके से वाइन इंडस्ट्री जो है वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगी इस्लामिक कंट्रीज में, क्योंकि उनके रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं, बेसिकली इट इज़ नॉट अलाउड टू कंज्यूम इन इस्लाम, राइट। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि ऐसी इंडस्ट्रीज इन कंट्रीज़ में जो है वो ग्रो नहीं करने वाली है। तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल डिफरेंसेस जनरेट प्रॉब्लम्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन रिसोर्सेज। अब पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर और अ बाउंड्री डिस्प्यूट कैन हॉल्ट द डेवलपमेंट अराउंड सच एरियाज। महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, हैव अ वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट विच लीड्स टू स्लो डेवलपमेंट एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। पॉलिटिकल फैक्टर्स आपस में पॉलिटिकली अगर कोई स्टेट के बीच में प्रॉब्लम चल रही है या कंट्री के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो रिसोर्सेज अगर दोनों के बीच में आते हैं तो वो रिसोर्स जो है वो दोनों ही स्टेट्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर शेयर हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ जो है वो क्या हो गई है, स्लो हो गई है, और वेस्टेज जो है वो भी रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो होते हैं स्टेट के बीच में या कंट्रीज के बीच में, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लास्टली वी हैव रिसोर्स पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस कैन अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है बच्चों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। For example, the declaration of coastal regulation zone limits the tourist facilities that can be developed along the coast or aquaculture that can be practiced for commercial prawn production। तो कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का रेगुलेशन आ जाता है कोस्टल रेगुलेशन जोन पर, तो टूरिस्ट फैसिलिटीज जो है वो वहाँ पर क्या हो गई है, थोड़ी सी कम कर दी गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोस्ट या एक्वाकल्चर जो है वो प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, जिसके लिए कमर्शियल प्रॉन प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। तो इस तरीके से बच्चों रिसोर्सेज पॉलिसीज़ जो होती है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके,
दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बच्चों बेसिकली प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, राइट, और रैशनल यूज़ करना। रैशनल यूज़ यानी कि सही यूज़ करना, हर किसी के हिस्से में इक्वालिटी के साथ और सही तरीके से उस रिसोर्स को यूटिलाइज करना। So basically conservation is protection, preservation and rational use of all the resources. जितने भी resources हैं उनका rational use करना, सही use करना। On the environment, it is the careful use of resources and is important। यानी कि conservation का basic मतलब यहाँ पर एकदम simple terms में अगर हम समझे तो carefully use करना resources को। और क्यों ज़रूरी है carefully use करना? ताकि ecological balance जो है बच्चों वो बना रहना चाहिए for supporting life। जितने भी स्पीशीज़ अर्थ के ऊपर है, चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, तो हम सब ने मिलकर ये इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो क्या किया है, एनवायरनमेंट में बना कर रखा है। अगर कोई भी स्पीशीज़ इसमें से कम होते जाएगी, कहीं ना कहीं हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। तो अगर एक स्पीशीज़ भी कम होती है इन एनिमल्स में से, बीज में से, इंसेक्ट्स में से, तो अल्टीमेटली ह्यूमंस की लाइफ के ऊपर या अदर लाइफ लिविंग बींग्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है वो देखने मिलता है। टू प्रिजर्व डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़, हर एक तरीके की प्रजाति वाली स्पीशीज़ को हमको क्या करना है, बचा कर रखना है। टू मेक द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, इसी के साथ साथ जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करना है, अवेलेबल करना है। जो मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी उसका यूटिलाइज सिर्फ उतना ही करो जितना फ्यूचर जनरेशन के लिए हम बचा सके। टू एंश्योर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस, इसी के साथ साथ हमको ये भी ध्यान में रखना है अदर स्पीशीज़ के साथ साथ जो ह्यूमन रेस है, जो इंसान है, उनका सर्वाइवल भी ज़रूरी है। और लास्टली एक गोल्डन रूल है जो हमने देखा है, 3 R's हम जिसको बोलते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज आर गोल्डन रूल और 3 ways टू कंजर्व रिसोर्सेज। यहाँ हम इनको बोल सकते हैं 3 तरीका है। रिड्यूस यानी कि हमको वेस्टेज जो है वो कम करना पड़ेगा। रिसाइकल यानी कि अगर पॉसिबल है, ये ख़राब होने वाला है, इसको तोड़ मरोड़ के कोई नया प्रोडक्ट बन सकता है इससे, तो बना लो। अगर इसका रीयूज़, वापस से इसको यूज़ किया जा सकता है, तो वेल एंड गुड, उसको फिर से यूज़ कर लो। इस तरीके से हम वेस्टेज होने से रिसोर्सेज के क्या करते हैं, बचाते हैं। तो रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, इनको 3 R's बोला जाता है फॉर द रिसोर्स कंजर्वेशन। ओके, अब क्या अलग अलग मेथड्स है कंजर्वेशन के लिए, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए, किस तरीके से एनवायरनमेंट को हम कंजर्व कर सकते हैं, रिसोर्सेज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला है अफॉरेस्टेशन। बच्चों हमने डिफॉरेस्टेशन तो कई बार सुना है, अब ये अफॉरेस्टेशन जो है वो क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट हो गया अफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि झाड़ जो है, फॉरेस्ट जो होता है, उनको हम ख़त्म करते हैं, कम करते हैं, ताकि हम जाकर वहाँ पर बस पाए और वहाँ पर अपना घर बनाकर रह पाए, राइट। तो ये होता है डिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन उसका अपोजिट हो गया। यहाँ पर हम क्या करें, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कंजर्व सॉइल। अब सॉइल को बचाना ज़रूरी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। To increase the area under forest, as they say 20 to 25% is the minimum forest area of land for the whole country, which is considered healthy for soil and water conservation। यानी कि 20 से 25% जो है ये मिनिमम फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए लैंड के ऊपर, ताकि पूरी कंट्री विच इज़ कंसिडर्ड, जिसको हेल्दी माना गया है सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो इसीलिए अफॉरेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिसका मतलब होता है हमको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट जो है, ट्री का प्लांटेशन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वो हमारा कवर होना चाहिए विथ ट्रीज। नेक्स्ट आता है हमारा चेक ओवर ग्रेजिंग। Overgrazing of forest and grasslands by animals should be properly checked. One can earmark separate grazing grounds and alternate fodder crops should be grown in larger quantities. अब कहीं ना कहीं ग्रेजिंग जो एनिमल्स करते हैं बेसिकली, तो उसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेस्ट है वो भी कम होते जा रहा है, हमारे ट्रीज, हमारे प्लांटेशंस कम हो रहे हैं। तो इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है कि हमको ध्यान रखना है कि कितने प्लांट्स और कितने ट्रीज जो है वो कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेजिंग। और उसी के साथ साथ हमको ये भी देखना है, अगर हम किसी और लैंड एरिया पर स्पेसिफिकली एनिमल ग्रेजिंग के लिए कुछ रख पाए, तो हमको वो लैंड एरिया जो है वो एनिमल के फॉडरिंग के लिए क्या करना है, कवर करना है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग डैम्स।
Soil erosion which happens maximum by river floods can be avoided by constructing dam across the rivers. अब जो ये फ्लड्स आते हैं, इन फ्लड्स की वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, सॉइल इरोजन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर हमको इस सॉइल इरोजन को बचाना है बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, डैम्स जो है उसको बिल्ड करना शुरू करना है रिवर्स के ऊपर। वाटर स्पीड कैन बी चेक्ड एंड इट कंसिडरेबली सेव सॉइल फ्रॉम इरोजन। इसी के साथ साथ वाटर की स्पीड जो है वो टाइम एंड अगेन हम चेक कर सकते हैं, जो कि सॉइल को इरोड करने से बचा सकती है। लास्ट आता है हमारा इसके अंदर, वो है क्रॉप रोटेशन। In India, peasants grow a particular crop in the same field for year after year and such practice takes away certain elements from the soil. अब इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, peasants का मतलब होता है यहाँ पर फार्मर्स। अब फार्मर्स क्या करते हैं, ईयर एंड ईयर अगेन एंड अगेन एक प्रैक्टिस रखते हैं कि इस ज़मीन पे वो जो है वो क्रॉप्स जो है वो क्या करने वाले हैं, ग्रो करने वाले। अब उसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, बिकॉज वहाँ पर बार बार फार्मिंग हो रही है, तो वो एलिमेंट्स जो सॉइल के अंदर है, जो नेचुरली इंपॉर्टेंट है, अवेलेबल है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से मेकिंग इट इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब होता है ज़मीन जो है वो क्या हो रही है, बंजर बनते जा रही है, एंड एग्जॉस्टेड रेंडरिंग इट अनसूटेबल फॉर दैट क्रॉप। और जब वो ज़मीन पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी तो उसका कोई यूज़ जो है वो नहीं होगा, तो उतना लैंड एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका अगर ध्यान रखा जाए तो कहीं ना कहीं सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि सॉइल को पूरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर कंजर्वेशन। ग्रोइंग वेजिटेशन इन द कैचमेंट एरियाज विच विल होल्ड वाटर इन द सॉइल। यानी ऐसे एरियाज़ में वेजिटेशन यानी ग्रीनरी जो है उसको ग्रो करना है जहाँ पर पानी का होल्ड रहे सॉइल के अंदर, जहाँ पर पानी का सप्लाई रहे सॉइल के अंदर, ताकि वो वेजिटेशन जो ग्रोथ है प्लांट्स की, छोटे मोटे प्लांट्स की जो ग्रोथ रहेगी वो उसके लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स। अगर ये करोगे तो भी एक तरीका है हमको पानी को प्रोटेक्ट करने का। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेजेस शुड बी ट्रीटेड टू प्रिवेंट केमिकल एंड थर्मल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। तो बेसिकली इंडस्ट्री से जो वेस्ट होता है, जो सीवेजेस निकलकर पानी में जाते हैं वाटर बॉडीज़ में, उनके लिए भी हमको कोई दूसरा ऑप्शन सोचना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो केमिकल और थर्मल पोल्यूशन होता है पानी के अंदर, उसको भी हमको रोकना है फ्रेश वाटर में जाने से। नेक्स्ट है जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर इन आर डे टू डे लाइफ। जो डेली हमारी लाइफ है उसके अंदर हमको पानी का इस्तेमाल जितना हो सके उतना जुडिशियस यूज़ करना है, यानी कि उतना ही यूज़ करना है जितने की ज़रूरत है, अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट इट सेज दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हमने कई बार सुना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का जो पानी होता है उसको भी कई बार हम जमा करके रख कर उसको भी सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रे वाटर। ये थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट है बच्चों ग्रे वाटर का। बेसिकली ग्रे वाटर is the water that has been used once but is not contaminated so much that it cannot be used again for purposes other than drinking water। यानी कि वो पानी जिसका एक बार यूज़ तो हुआ है लेकिन वो कंटामिनेट या ख़राब नहीं हुआ है, उसका वापस से हम रीयूज़ कर सकते हैं, बस पीने के पानी के लिए उसका यूज़ जो है वो नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रे वाटर। फॉर एग्जाम्पल वाटर यूज टू वॉश हैंड्स, यानी कि हाथ धोने के लिए जो हम पानी यूज़ करते हैं वो, उसी के साथ साथ क्लोथ्स और डिशेस आर ऑल सोर्सेज ऑफ ग्रे वाटर। तो ये सारे जो सोर्सेज है ये किसके सोर्सेज है, ग्रे वाटर के सोर्स है। एन एक्सीलेंट यूज फॉर ग्रे वाटर इज इरिगेशन ऑफ नॉन एडिबल प्लांट्स। सो बेसिकली नॉन एडिबल प्लांट्स जो है उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए ऐसे पानी को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ये पानी पूरी तरीके से कंटामिनेट नहीं हुआ है, जहरीला नहीं हुआ है, ख़राब नहीं हुआ है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट जो है उसको बोला जाता है ग्रे वाटर। नेक्स्ट वी हैव इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सो बेसिकली किस तरीके से हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन जो मैंने आपको समझा है डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट है। डिफॉरेस्टेशन में हम ट्रीज एंड प्लांट्स को कट करते हैं, अफॉरेस्टेशन में हम और उनको ज़्यादा ग्रो करते हैं। सब्सटीट्यूट वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो वुड से बनते हैं और ये जो वुड है वो हमको अवेलेबल नेचर से मिलता है विद द हेल्प ऑफ ट्रीज, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट लेकर आओ, ऐसे सब्सटीट्यूट्स लेकर आओ जो कि वुड बेस्ड प्रोडक्ट ना हो,
तो अगर ऐसा कोई, अब जैसे कि अगर हम फर्नीचर की बात करें तो अगर बेड, अगर वुड बेस्ड आप बेड बनाते हो, लकड़ी का यूज़ करके बनाते हो, उसके बदले आप स्टील का यूज़ कर सकते हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है यहाँ पर वुड का इस्तेमाल जो है वो बंद हो जाता है। रिसाइकल द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक पेपर एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, यानी फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो कि पेपर है एक, राइट, पेपर जो है वो भी एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट ही है, तो कहीं ना कहीं हम इनको क्या करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा रिसाइकल करें या फिर रीयूज़ करें, ताकि बार बार इन चीज़ों का वेस्टेज ना हो। विजिलेंस इन द फॉरेस्ट टू प्रिवेंट पोचिंग एंड इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज। सो बेसिकली विजिलेंस यानी कि नज़र रखना है हमको किस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर कि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं हो रही है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 should be strictly implemented to check deforestation, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो बना है 1980, उसके तहत हमको ये देखना है कि किसी भी तरीके से जंगलों में डिफॉरेस्टेशन नहीं हो रहा है। Next, it says that several centers of excellence have been set up and awards should be instituted. So basically जो ये forest protection के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत सारा contribution देते हैं, कहीं ना कहीं इनको कई सारे awards and rewards जो है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलते भी है और मिलने भी चाहिए। सेलिब्रेशंस ऑफ ऑल फंक्शंस फेस्टिवल्स शुड प्रोसीड विद द ट्री प्लांटेशन, यानी कि कोई भी फंक्शन हो, किसी भी तरीके का फंक्शंस अगर आप रखते हो तो उसके लिए सबसे पहली शुरुआत अगर होनी चाहिए उसकी, तो किस तरीके से होनी चाहिए, ट्री प्लांटेशन के थ्रू जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। बच्चों अगर आप लोग कॉलेज में अपने एनएसएस में रहोगे या उनको जानते रहोगे एनएसएस में, तो एनएसएस में देखो हमेशा ट्री प्लांटेशन की एक एक्टिविटी होती है जो हर बार होती है। उसी के साथ साथ अगर कोई गेस्ट भी आते हैं जिनको हम बुके देते हैं या फ्लावर्स देते हैं, उसके बदले हम उनको एक छोटा सा प्लांट जो है वो भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कई सारे अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है सोसाइटी में देने की कोशिश करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, किस तरीके से हम एनर्जी को प्रिजर्व कर सकते हैं। पहले तो है उसका वेस्टेज, किसी भी चीज़ को अगर कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, तो सबसे पहला काम करना होगा बच्चों, हमको उसको वेस्ट होने से जो है वो बचाना है। सेकेंड, यूज़ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज लाइक सोलार पावर, तो ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम ऑल्टरनेट सब्सटीट्यूट से जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, सोलार पावर का यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट गुड फॉर एनवायरनमेंट बट पॉसिबली द ईजीएस्ट वे टू लोअर बिल्स। अब सोलार पावर के यूज़ से ना कि हम सिर्फ बिल को बचा रहे हैं, उसी के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है। विदाउट फोरगोइंग योर फेवरेट इलेक्ट्रिसिटी हैबिट्स, यानी कि अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी हैबिट्स हैं उसके अंदर हमको किसी तरीके की कमी नहीं लानी है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर हमको लाइट्स बंद कर बैठना है। जब लाइट की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करो, लेकिन सोलार पावर के थ्रू अगर आप यूज़ करते हो तो एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो रहा है और आपका बिल भी ज़्यादा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, चेंज योर लाइट बल्ब्स विथ एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स। तो एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स होते हैं जैसे कि एलईडीज़, एंड ऑल्सो बाय अप्लायंसेज दैट आर एनर्जी एफिशिएंट। तो ऐसे ही अप्लायंसेज जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर हो गया या आपका एयर कंडीशनर हो गया, तो ये ऐसे एनर्जी एफिशिएंट लाओ जहाँ पर 4 स्टार 5 स्टार वाला अगर आपको दिखता है तो हमेशा ऐसे अप्लायंसेस लेकर आओ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ये आपको एनर्जी कितनी हद तक सेव करेगा वो बताता है। नेक्स्ट, इट सेज दैट टर्न ऑफ योर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पर आपको अपने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को बंद कर देना चाहिए। लुक फॉर द एनर्जी स्टार लेबल व्हेन परचेजिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। जैसे मैंने आपको बोला, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए आपके जो अप्लायंसेस होते हैं जब आप खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर स्टार लेबल होता है। तो कितना स्टार है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, वो देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना एनर्जी और कितना बिजली का बिल जो है आपका वो बचने वाला है। टू एंश्योर दैट दे ऑपरेट एट देयर मैक्सिमम रेटेड एनर्जी एफिशिएंसी, ताकि आपको पता चले ये जो अप्लायंस मैंने खरीदा है मैक्सिमम कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम करता है। रिसोर्सेज आर द की फैक्टर्स यूजफुल टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ मैन। अब ये जितने सारे हमने रिसोर्सेज देखे हैं वो बहुत की फीचर्स है हमारे, जो कि किसके लिए यूजफुल है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ना कि सिर्फ कंट्री के, इंसान के भी। एंड शुड नॉट बी एग्जॉस्टेड स्पेशली इन केस ऑफ रिसोर्सेज लाइक कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। एग्जॉस्ट यानी कि इतना भी यूज़ मत करो कि उनकी लिमिट जो है कंप्लीटली क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कोल है, मिनरल ऑयल है और नेचुरल गैस है, तो इनको ज़्यादा यूटिलाइज भी नहीं करना है कि इनकी लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाए। द रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हैज़ टू बी कंट्रोल। तो जितनी तरीके से हम इसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं उस रेट को हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। रेट मतलब यहाँ पर हम उसके प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं उसके यूसेज की, कि किस हद तक हम उसको एक्सप्लॉयट करने वाले हैं, तो वो हमको जो है वो ध्यान में रखना है।
Okay, so with this we have completed part 2 of our chapter 2 natural resources and sustainable development. इसके बाद जो हम कंटिन्यू करेंगे वो होगा हमारा पार्ट 3 कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बाद. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स.